नमस्कार, मैं राधिका कौशिक और आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। तो आइए करते हैं शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि अजमेर के ब्यावर से है। कुमावत भवन में गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हुआ है। धमाके से कुमावत भवन ध्वस्त हो गया है। मलबे से रेस्क्यू किए गए हैं फिलहाल 9 लोग, सभी का इलाज जारी है। रेस्क्यू अब भी जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 2 कारें मलबे के नीचे दब गई हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यह धमाका हुआ। तस्वीरें फिलहाल आपको घटनास्थल से दिखा रहे हैं, जिस तरह से वहां का माहौल है आप देख पा रहे हैं। एक दहशत वहां के माहौल में। राहत और बचाव कार्य फिलहाल जारी है। 9 लोगों को निकाला गया है। तो तस्वीरें घटनास्थल की आपको लगातार दिखा रहे हैं। बता दें कि अजमेर के ब्यावर से ये तस्वीरें हैं, जहां कुमावत भवन में गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हुआ है। धमाके से कुमावत भवन ध्वस्त हुआ है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अभिजीत दवे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत, जानना चाहेंगे राहत और बचाव कार्य किस तरह से चल रहा है वहां? इस हादसे के बाद बहुत तेजी से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। सबसे पहले जो आसपास के लोग थे वो वहां पहुंचे हैं और तत्काल प्रभाव से जो मलबे में दबे लोग थे उन्हें निकालने का काम शुरू किया। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल प्रभाव से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी वहां मौके पर पहुंचे हैं। अभी जो हमें ताजा जानकारी मिल रही है, करीब 9 लोग जो मलबे के नीचे दबे हुए थे उन्हें निकाल दिया गया है सुरक्षित बाहर। हालांकि उन्हें कुछ चोटें पहुंची हैं, जिन्हें इलाज के लिए ब्यावर के अमृतसर अस्पताल में भर्ती कराया। एक शख्स के अभी मलबे में दबे होने की सूचना है, जिसके चलते बहुत एहतियात पूर्वक जो है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो मौके पे भीड़ जमा है उसे नियंत्रित करने के लिए पुलिसकर्मी वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। मौके पर ब्यावर नगर परिषद के सभापति पहुंच गए हैं, एसडीएम पीयूष सामरिया पहुंच गए हैं, पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। और किसी तरह का कोई बड़ी जनहानि नहीं हो, इसको सबसे पहले प्राथमिकता पर रखते हुए वहां पर राहत कार्य को तेजी से किया जा रहा है। और अब तक 9 लोगों को सुरक्षित रूप से मलबे के नीचे से निकालकर ब्यावर के अमृतसर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एक शख्स और दबा है, जिसको भी जल्द निकाल दिया जाएगा। तो इस पूरे हादसे में सबसे सुखद पहलू ये है कि किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि नुकसान इस गैस सिलेंडर ब्लास्ट से काफी हुआ है। न सिर्फ कुमावत धर्मशाला जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है वो भवन धराशायी हो गया है, बल्कि उसके आसपास के करीब आधा दर्जन मकान है। हमें बताया जा रहा है कि उन आधा दर्जन मकानों में भी दरारें आई हैं। धमाका काफी तेज था, क्योंकि शादी समारोह इस धर्मशाला में आयोजित होना था और हलवाई सेक्शन जो था वहां पर खाना पकाने का काम चल रहा था। स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर 1 या 2 सिलेंडर नहीं होंगे, सिलेंडरों की संख्या ज्यादा होगी। इस लिहाज से इस धमाके की तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल जो प्राथमिकता है प्रशासन की और पुलिस की वो ये है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जितने भी लोग मलबे में दबे हुए हैं उन्हें सकुशल बाहर निकाला जा सके, जिस काम में पूरा ब्यावर जो है वो एकजुट हो रखा है। राधिका, बिल्कुल अभिजीत, और साथ ही जानना चाहेंगे राहत और बचाव कार्य फिलहाल जारी है ही, साथ ही क्या कोई कारण सामने आए हैं इस ब्लास्ट के? किस तरह से ब्लास्ट हुआ? कोई बातचीत लोग कर रहे हो बाहर? क्या कुछ सुनने को मिल रहा है? देखिए, ये ब्यावर के नंद नगर में कुमावत धर्मशाला है, जहां पर शादी समारोह होना था। उस धर्मशाला के ही एक हिस्से में जो रसोई घर का हिस्सा है, जहां पर हलवाई और जो उसके सहकर्मी थे वो खाना पकाने का काम कर रहे थे। बताया ये जा रहा है कि सिलेंडर ने एकाएक आग पकड़ ली। ये आग कैसे पकड़ी, ये एक विस्तारित जांच का विषय हो सकता है, लेकिन शुरुआती रूप में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोई आंशिक लापरवाही रही होगी, जिसके चलते सिलेंडर ने आग पकड़ी। और जैसे ही सिलेंडर ने आग पकड़ी, एकाएक वहां पर ब्लास्ट हुए हैं और ब्लास्ट से आसपास का पूरा इलाका के लोग जो थे वो सहम गए थे। और उस सहमने के बाद जब उन्होंने बाहर निकल के देखा तो तस्वीर उन्हें कुमावत धर्मशाला की दिखाई दी, उससे वो बेहद घबराए हुए थे। लेकिन तत्काल प्रभाव से राहत कार्य को शुरू किया गया है। फिलहाल मौके पर जो है तमाम पुलिस के और प्रशासन के आला अधिकारी पहुंच चुके हैं, जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंच गए हैं। राहत और बचाव कार्य को तेजी से अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि शाम का वक्त है, अंधेरा भी हो रहा है। इस लिहाज से गनीमत ये भी रही है कि जो शादी समारोह वहां पर होना था शाम के वक्त में, उस दोनों ही पक्षों से, वर और वधु पक्ष से, कोई भी व्यक्ति इस हादसे में किसी भी रूप से चोटिल नहीं हुआ है। राधिका, बिल्कुल अभिजीत, और साथ ही जानना चाहेंगे जिस तरह से तस्वीरें घटनास्थल की मिल रही हैं, कहीं ना कहीं 2 गाड़ियां वहां पर नजर आ रही हैं, जो कि मलबे में भी 2 गाड़ियों के दबने की खबर है। ये गाड़ियां वहां पर पार्क थी, वहां से गुजर रही थी। क्या कुछ स्थिति घटनास्थल की?
देखिए, ये जो दो चौपहिया वाहन है जो एकाएक ब्लास्ट के बाद जो मलबा गिरा, मलबे के नीचे दब गई हैं, ये गाड़ियां वहां पर पार्किंग स्लॉट में खड़ी हुई थी। उस पार्किंग स्लॉट में, क्योंकि ये एक चलता फिरता बाजार नंदनगर का इलाका है जहां पर कई मकान भी, रिहायशी मकान भी हैं, कुछ व्यापारिक दुकानें भी हैं, लिहाजा वहां पर गाड़ियां साइड में पार्क हो रखी थी। लेकिन एकाएक ब्लास्ट के बाद जो मलबा गिरा, उस मलबे के नीचे दबने से कुछ वाहनों को भी नुकसान यहाँ पर हुआ है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया, सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। जो लोग मलबे में दबे हुए थे उनमें से भी 9 को सकुशल निकाल दिया गया है। प्राथमिक उपचार उनका ब्यावर के अमृत कौर अस्पताल में चल रहा है और फिलहाल जो राहत और बचाव कार्य की टीमें हैं वहां पर मुस्तैदी से काम कर रही हैं और इस बात की पूरी तस्दीक कर रही हैं कि मलबे के अंदर और कोई शख्स तो अभी दबा हुआ नहीं है। राधिका, चलिए अभिजीत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। अभिजीत हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे। बता दें कि फिलहाल इस गैस सिलेंडर ब्लास्ट के अंदर जो लोग मलबे में दबे थे उन्हें निकाला गया है। 9 लोग दबे हुए थे जिन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। एक और शख्स के दबने की खबर यहां मिल रही है। राहत और बचाव कार्य जारी है। बढ़ते हैं आगे और बात अब गुलाबी नगरी से आई बड़ी खबर पर कर लेते हैं, जहां पूजा छाबड़ा ने अपना अनशन तोड़ दिया है। मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने यह अनशन तोड़वाया। 2.5 घंटे तक हाई पावर कमेटी की बैठक चली। पूजा छाबड़ा और सरकार के बीच आखिरकार समझौता हुआ। पूर्ण शराबबंदी को लेकर अनशन पर थी पूजा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूजा छाबड़ा ने अपना अनशन तोड़ दिया है। मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने समझाइश की, इससे पहले अनशन पर थी और किसी भी कीमत पर इसे तोड़ने के लिए राजी नहीं थी। आखिरकार अरुण चतुर्वेदी आए, समझाइश की और 2.5 घंटे तक हाई पावर कमेटी की बैठक भी चली। उसके बाद पूजा छाबड़ा और सरकार के बीच समझौता आखिरकार हुआ और उन्होंने अनशन तोड़ा। बता दें, पूर्ण शराबबंदी को लेकर अनशन पर थी पूजा। और अधिक जानकारी के लिए सतवीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतवीर, जानना चाहेंगे आखिरकार क्या कुछ समझौता हुआ है पूजा छाबड़ा और सरकार के बीच? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पूर्ण शराबबंदी को लेकर पूजा छाबड़ा जो अनशन, अनिश्चितकालीन जो अनशन उनका जारी था, वहीं आज तो सरकार और क्योंकि उनकी जो तबीयत है वो बिगड़ी थी, उसके बाद में उन्हें एसएमएस अस्पताल के कोटेज वार्ड नंबर 2 में भर्ती कराया गया था और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगे। तो इसके बाद में जो सरकार की जो हाई पावर कमेटी है वो बनाई गई थी और उसके अंदर उनकी जो मांग है उसमें विचार किया गया था। और खासतौर पर आपको बता दूं कि कई जो मांगे हैं वो जो पूजा छाबड़े की वो मान ली गई है और साथ ही सरकार ने ये भी कहा है कि जो पूर्ण शराबबंदी के संदर्भ में एक समिति बनाई जाएगी और जो जिन राज्यों के अंदर शराबबंदी वर्तमान में लागू है उन राज्यों में पूर्ण जो शराबबंदी का अध्ययन किया जाएगा कि किस तरह से ये नियम है और उसके लिए जो कमेटी है वो यहाँ पर बनाई जाएगी और वो कमेटी ये पूरा निर्णय यहाँ पर लेगी। इसके साथ ही जो सशक्त जो लोकायुक्त कानून है उसकी जो शीघ्र लागू करने की जो कार्रवाई है वो भी यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी। इस जो मुख्य बिंदु है इस पर भी यहाँ पर चर्चा किया गया है और खासतौर पर एक दुकानों पे जो बंद करने का जो प्रस्ताव है वो भी इन्होंने रखा था। तो 30 दिन में जो मतदान की जो तारीख है वो दी जाएगी, पहले मतदान करा जाएगा जहां पर पूर्ण शराबबंदी करनी है वहां पर मतदान किया जाएगा। उसके बाद में ऐसे कई जो बिंदु हैं उनके ऊपर जो चर्चा हुई है और जो पूजा छाबड़ा है वो भी उन्होंने सहमति जताई है और उसके बाद उन्होंने जो अनशन है वो यहाँ पर तोड़ दिया है। जो बिल्कुल सतवीर, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, अब जब समझौता हो ही गया है तो जो मंत्री अरुण चतुर्वेदी हैं उनका इस समझौते में क्या कुछ रोल रहा, किस तरह से समझाइश करते हुए नजर आए? बिल्कुल, यहाँ पर पूरी तरीके से जो पूजा छाबड़ा जिस तरीके से अनशन कर रही थी, बीच में जब उनकी जो तबीयत बिगड़ी थी उसके बाद में जब जो सिपरापुर जो थाना पुलिस है वो उनको वहाँ पर अनशन स्थल से एसएमएस अस्पताल तक उन्हें पहुंचाया था। तो उसके बाद में लगातार जो मंत्री अरुण चतुर्वेदी थे वो भी लगातार इनसे वार्ता कर रहे थे, बार बार में इनसे जो चर्चा की जा रही थी और जो मांगे थी वो उन्होंने पूजा छाबड़ा ने उनके सामने यहाँ पर रखी थी और उसी को लेकर ही जो हाई पावर जो कमेटी हुई थी वो वहाँ पर उसमें मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने भी पूरी जो उनके बिंदु थे उन बिंदु पर चर्चा की और उन्होंने अब पूरी सहमति बनने के बाद में वो एसएमएस अस्पताल के कोटेज नंबर वार्ड नंबर 2 में पहुंचे और उन्होंने जो पूजा छाबड़ा है उन्हें जो पूरा जो लिखित जो प्रमाण है वो लिखित में उनको कागज दिया है और उनसे पूरी तरह से सहमति जताई है कि जो उनकी जो मांग है उनको जितना हो सकेगा कानून के दायरे में रहकर पूरी तरह से मान ली जाएगी। और खासतौर पर उन्होंने इस पूजा छाबड़ा को जो जूस पिलाया और उसके बाद में पूजा छाबड़ा ने अपना अनशन तोड़ लिया।
चलिए सतवीर, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो पूजा छाबड़ा ने फिलहाल अपने अनशन का अंत कर दिया है समझौता सरकार के साथ, और कहते हैं अंत भला तो सब भला। और बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के उपचुनावों में 3 करोड़ का सट्टा लगाने के वायरल वीडियो पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। सदन में प्रश्नकाल खत्म होते ही संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने डूडी के वायरल वीडियो का मामला उठाया और नेता प्रतिपक्ष से स्पष्टीकरण देने की मांग की। राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार काले धन के खिलाफ अभियान चला रही है। नेता प्रतिपक्ष वीडियो में 3 करोड़ के सट्टे की बात कर रहे हैं। कल ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई करे तो सत्ता पक्ष को दोष मत देना। उधर सचेतक सदन मदन राठौड़ ने डूडी का वायरल वीडियो सदन में दिखाने की इजाजत मांगी। इस पर सत्ता पक्ष और कांग्रेस के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। वहीं सदन के अंदर और बाहर गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने वायरल वीडियो की जांच की बात कही। हालांकि विधानसभा के बाहर रामेश्वर डूडी ने वीडियो पर सफाई दी। डूडी ने वीडियो को फर्जी बताया। फिलहाल विधानसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। नेता प्रतिपक्ष का आचरण सामंती आचरण है। कानून कायदे से इतर काम करने की प्रवृत्ति रही है, चाहे वो अपने व्यक्तिगत भोज के अंदर अनुसूचित जाति के लोगों की अलग पंक्ति बनाकर और सामान्य की अलग पंक्ति बनाकर इस बात को दर्शाएं कि अनुसूचित जाति के लोगों से आज भी भेदभाव उनके मन में है। चाहे सट्टे के अंदर जो अभी वीडियो वायरल हुआ है उसके अंदर जिस प्रकार वो अपनी बात को कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि अशोभनीय बात है, सट्टा की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली बात है। नौजवानों के साथ एक तरह से खिलवाड़ है कि नौजवान अगर सट्टे की तरफ आकर्षित होंगे तो नौजवानों का भविष्य खराब होगा। हाउस की टेबल पे आ जाएगी, जांच हो जाएगी। हमने यही कहा FSL से जांच करा ले, सही है या गलत है ये निर्णय आप और मैं नहीं कर सकता। FSL इसको टेस्ट कर लेगी और अगर वास्तव में ये सही है कि हम जैसे लोग भी अगर सट्टा लगाते हैं तो मैं एक होम डिपार्टमेंट का अधिकारी होने के नाते कह सकता हूँ जुर्म तो है। अगर इसमें कोई भी सच्चाई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और वो स्वयं अगर नेता प्रतिपक्ष इस बात को कहते तो और अच्छा रहता, और उसमें कहीं उनकी भी बात से निकल के आता कि उनके कहीं ना कहीं इस पूरे विषय में स्पष्ट रूप से अपनी राय उनकी स्पष्ट रूप से निकल करके आता। अब आपको दिखाते हैं वो वायरल वीडियो जिसे लेकर ये घमासान मचा है। तो उसने पूछा था आपके वो धर्मेंद्र राठौड़ से, वो कोई सट्टी वाले का है, तो 5 पैसे बताया था अलवर का और 20 पैसे अजमेर और 20 पैसे पांडुपुर। वो वोटा मत बने वोटों से ये भाव। सट्टे बाजार विश्वास करोगे तो सट्टे बाजार पे विश्वास करो। 3 करोड़ रुपए लागू है ऑफिस में। अच्छा, सारा कैमरा ऑन है अब आप ध्यान रखो। हम एक बार वो हम आ गए थे। तो ये है वो वीडियो जिसे आप देख रहे हैं और यही वो वीडियो है जिसमें नेता प्रतिपक्ष नजर आ रहे हैं। सट्टे के ऊपर बातचीत यहां पर चल रही है और इसी वीडियो पर सदन के अंदर भी और बाहर भी हंगामा हुआ। विश्वास करोगे सट्टे बाजार। और अब पूरे मुद्दे पर सुनिए नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी की सफाई। वीडियो जो वायरल हुआ है वो बिल्कुल असत्य है। आज विधानसभा में जिस तरीके से सत्ता पक्षी द्वारा ये बात उठाई गई, मैं समझता हूँ ये बहुत गलत उन्होंने जिस तरीके से उठाई है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। हम गांव और ढाणी के खेतियारी आदमी, हमें सट्टे का कोई लेना कोई देना, सट्टा किस तरीके से लगाया जाता है, सट्टा क्या होता है, हमें इसके बारे में हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। और जिस तरीके से विधानसभा के अंदर माननीय राजेंद्र राठौड़ जी और इनके सभी माननीय सदस्यों के द्वारा जिस तरीके से सदन में हो हल्ला किया गया और उसमें सत्ता पक्ष के द्वारा हाउस एडजॉर्न करवाया गया, मुझे कंप्लीटली ये लगता है कि इनकी कहीं न कहीं इसमें मिलीभगत है। इस वीडियो से इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, ना किस तरीके का वीडियो, ना मैंने इस वीडियो को देखा। लेकिन जिस तरीके से एक गांव और ढाणी में रहने वाले व्यक्ति के ऊपर इस तरीके के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, मैं इसकी घोर शब्दों के अंदर निंदा करता हूं। मेरा इस वीडियो से कोई लेना कोई देना।
और अब बढ़ते हैं आगे। सरकारी स्कूलों को पीपीपी मोड पर दिए जाने का मामला भी आज विधानसभा में उठा। विधायक भंवर सिंह भाटी के प्रश्न का जवाब देते हुए शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि गुणवत्ता बढ़ाने के मकसद से सरकारी स्कूलों को पीपीपी मोड पर संचालित करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन विभिन्न संगठनों की आपत्तियों के आधार पर इस मामले में समिति का गठन किया गया है। शिक्षा राज्य मंत्री ने सदन में बताया कि समिति की ओर से निर्णय लिए जाने तक फैसले के क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया गया है और अभी तक कोई भी राज्य के विद्यालय निजी पार्टनर को नहीं दिया गया है। मामले में देवनानी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि पिछली सरकार ने माध्यमिक शिक्षा पर केवल 288 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि वर्तमान सरकार ने 4 साल में 1600 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की है। और वेल एस्टेब्लिश विद्यालय थे, उनको पीपीपी मोड पर दिया जाना सरकार की मंशा को स्पष्ट करता है कि सरकार निजीकरण की तरफ लगातार बढ़ रही है और शिक्षा और चिकित्सा 2 ऐसे सेक्टर हैं जिनको किसी भी सूरत में निजी हाथों में नहीं दिया जाना चाहिए। आज की वर्तमान स्थिति में एक भी स्कूल को न तो पीपीपी मोड पे दिया गया है और इसलिए उसके लिए जो की जा रही बातें मैं समझता हूँ वे अभी निरर्थक हैं। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज प्रदेश में उर्वरकों की उपलब्धता का मामला भी उठा। विधायक हनुमान बेनीवाल के पूरक सवालों का जवाब देते हुए सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने कहा कि बीजेपी सरकार ने साल 2007 से 8 से ही उर्वरकों की अग्रिम भंडारण की व्यवस्था लागू कर दी थी और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में किसानों को कहीं भी खाद की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ा है। बेनीवाल ने राजफेड की एमडी वीणा प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि एमडी मंत्री की भी बात नहीं सुनती। जवाब में मंत्री अजय सिंह किलक ने कहा कि हमारे पास अभी केवल 983 मीट्रिक टन यूरिया पड़ा हुआ है और इसकी भी मांग आ चुकी है, लिहाजा इसका भी जल्द ही वितरण कर दिया जाएगा। राजस्थान में मदरसा बोर्ड का मानना है कि प्रदेश भर के 3211 रजिस्टर्ड मदरसों में से महज 20 मदरसे ऐसे हैं जिनके पास अपना भवन नहीं है। विधानसभा में पूछे गए सवाल पर सरकार ने अपने जवाब में यह साफ कर दिया कि मदरसे सरकारी संस्थान नहीं है, लिहाजा उनके निर्माण को लेकर सरकार कोई विचार रखती है, ना ही ऐसी कोई योजना है। बता दें कि राजस्थान मदरसा बोर्ड एक प्रशासनिक आदेश पर चल रहा है, जिसकी वजह से यहां के मदरसों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। वीडियो के अभिनेता प्रतिपक्ष के वायरल वीडियो का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि प्रदेश के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया के घर पर हुई होमगार्ड की बैठक का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो राजस्थान होमगार्ड जवानों ने वायरल किया है, जिसमें यह साफ देखा जा सकता है कि जब होमगार्ड के जवान ने कटारिया से 1 साल पहले किए गए वादे पर कोई काम नहीं होने की बात कही तो कटारिया गुस्सा हो गए। उन्होंने गार्ड को यहां तक कि जाने के लिए कह दिया। सब बेरोजगार हैं, हम तो सब रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर। 1 साल में आपसे बार आके मिले, चोरी करके बैठाऊंगा। नहीं, चोरी करने की बात नहीं है। कहाँ जाए? क्या बात? हम कहाँ जाए? दरवाजा कहीं बंद रहा क्या? नहीं, दरवाजा खुला है, काम भी तो हो। इतना काम हो गया तो फिर क्या बात कर रहे हैं? आपको इसी को गुलाब के फूल डाल के आता। अरे 90% लगा दिए, 90% तो लगा ही लगा, कोर्ट वाला ही लगा। चलो भाई, जो ठीक समझ में आया आदमी जो थे साहब, जो कोर्ट वाले क्या करना, बाहर निकल के कोई हाथापाई करना चाह रहे हो क्या? हाथ जोड़ने क्या है यार, तुम लिया ना और क्या है? जाओ, जो आपको करना है जो कर ले, जो आपको करना है कर ले, जाओ। नहीं, हम तो क्या करेंगे सर? क्या करें? जमाना नहीं है सर, सही बात करके तुमसे बात बच्चे हैं भाई, बच्चे हैं तो आपके दिखाने की जरूरत है यार। क्या चोरी कर रहा है? ढंग से बोल लो ना, धीरे बोल लो, धीरे बोल लो ना, धीरे बोल के कोई बात बोल लो, उससे शांति से कर लो, तसल्ली से कर लो। उनको हाथ जोड़ के राजस्थान होमगार्ड कर्मचारी संगठन अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर फिर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर चुका है। प्रदेश के 31,000 होमगार्ड जवानों की मांगों पर बजट में किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं होने से ये जवान खासे परेशान हैं। आज संगठन के पदाधिकारियों ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ जाहिर किया कि उनकी अगर मांगों को नहीं माना गया
तो वह 21 फरवरी से विधानसभा का घेराव करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। वहीं उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि पिछले साल सरकार ने जो आश्वासन दिए थे उन्हें आज तक पूरा नहीं किया गया है। अभी भी विधानसभा जारी है, पुलिस बजट बाकी है, सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, हमें रोजगार नहीं देती है नियमित, और पुलिस के समान जो वेतन के आदेश जारी हो चुके हैं वो लागू नहीं करते। जिन लोगों को हटाया गया है उन्हें पुनः बहाल नहीं किया जाता। तो होमगार्ड जवान 21 फरवरी 2018 से आंदोलनरत रहेंगे। जयपुर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सम्मान किया। इस दौरान सीएम राजे ने प्रदेश की महिलाओं की तारीफ की, साथ ही फिल्म पैडमैन को प्रदेश में टैक्स फ्री करने का ऐलान भी किया। जयपुर के एसएमएस इन्वेस्टमेंट स्टेडियम में सीएम राजे का आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बजट में की गई घोषणाओं से खुश होकर अभिनंदन किया। इस दौरान हजारों की संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। समारोह में राजे ने महिलाओं की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश की महिलाएं हर चुनौती स्वीकार कर उनका सामना करने में सक्षम हैं और अपने घर परिवार के साथ देश प्रदेश को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान दे रही है। सीएम ने AAA के जरिए राजस्थान को और मजबूत करने की भी बात कही। मैं मानती हूँ कि ये आदर्श आंगनवाड़ी विकसित हो जाते हैं तो इसका बहुत बड़ा आगे चल के लाभ होगा, और मैं ये भी मानती हूँ कि अगर मेरी महिला आगे नहीं बढ़ेगी तो मेरा प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता है। आशा सहयोगिनी और साथ में ANM को जोड़ के AAA करने का काम चालू किया है। हम चाह रहे हैं कि ये AAAs पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे ही फैल जाएंगी। तो आप समझते हो कि एक ब्लॉक के अंदर जहां वो संभाल रही है महिलाओं को, उनके परिवारों को, ऐसे अगर पूरे प्रदेश के अंदर चली जाएंगी तो दूसरी महिलाएं कैसी सुरक्षित, उनका परिवार कितना सुरक्षित हो जाएगा। सीएम ने महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हुए अभिनेता अक्षय कुमार की भी तारीफ की और मंच से ही फिल्म पैडमैन को राजस्थान में टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। कि हर स्कूल के अंदर, हर कॉलेज के अंदर एक मशीन लगाने का काम अपन करेंगे और सब लोगों के सामने वो मशीन लगा के, पैड लगा के रखने का काम करेंगे। आज मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अक्षय कुमार जी को भी, जिन्होंने एक बहुत अच्छी फिल्म इसके ऊपर बनाया है, और अक्षय कुमार ने पूरे प्रदेश के अंदर वो फिल्म को दिखाने का काम किया है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसके फिल्म को टैक्स फ्री करने का काम मैं करूंगी। बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाए जाने से प्रदेश भर की 1,84,000 महिलाओं को फायदा मिलेगा। हालांकि इससे पहले सीएम राजे का CMR में महिला अधिकारियों, कर्मचारियों समेत जिलों से आए कॉलेज स्टूडेंट्स ने बजट में की गई कल्याणकारी घोषणाओं के लिए आभार जताया था। जयपुर से ETV न्यूज के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। बजट में सीएम राजे ने व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाने की घोषणा की, लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार बचे हुए महज 6 महीनों में बोर्ड का गठन कर क्रियान्वयन कर पाएगी? इसी सवाल को लेकर देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में करीब 80 लाख से ज्यादा व्यापारी हैं। इनमें डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर शामिल हैं। कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार भी व्यापारिक क्षेत्र से ही मिलता है। विभिन्न व्यापारिक संगठनों की अरसे से मांग थी कि सरकार व्यापारियों के लिए भी सरकारी महकमे का गठन करे। इस बार बजट में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने व्यापारी कल्याण बोर्ड की घोषणा कर व्यापारियों की लंबे समय से पेंडिंग मांग को पूरा किया। अब व्यापारी संगठन बोर्ड गठन में भागीदारी को लेकर सरकार को सुझाव दे रहे हैं। बोर्ड के अंदर सिर्फ व्यापारियों को ही लिया जाना चाहिए और जो सीएम के अधीन पूरा का पूरा बोर्ड हो, तो व्यापारियों के अलग अलग स्टेट के अलग अलग हिस्सों से, जैसे सपोज करो कि हम राजस्थान के अंदर 7 संभाग है, 7 संभाग से एक मेंबर आना चाहिए और एक मेंबर एक्स्ट्रा जयपुर से होना चाहिए। तो वो उनकी एक टीम गठित हो गई, वो टाइम टू टाइम मीटिंग करे, अपने लोकल एरियाज के में जाके उनकी जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो सारी की सारी लेके आए। आमतौर पर बोर्ड और आयोगों में तुष्टीकरण के लिए राजनीतिक नियुक्तियां होती है। व्यापारियों की मांग है कि बोर्ड का चेयरमैन व्यापारी हो और बोर्ड में पूरे प्रदेश के व्यापारियों का प्रतिनिधित्व हो।
कई टाइम से जयपुर व्यापार महासंघ की इस चीज़ की डिमांड थी कि कल्याण बोर्ड बनना चाहिए और मुख्यमंत्री जी ने बनाया, हम उनका आभार प्रकट करते हैं। उसमें चेयरमैन भी है। हम व्यापारियों का होने से सब सीधे जो बात होगी व्यापारियों की हम सरकार के सामने रख सकेंगे। अब मुश्किल ये है कि वसुंधरा सरकार के पास अब महज 6 महीने ही बचे हैं। इनमें बोर्ड का गठन करना, अधिकार भी तय करना और परिणाम भी देना है। अब यदि सरकार ये नहीं कर पाती तो व्यापारी कल्याण बोर्ड केवल एक बजट घोषणा बनकर ही रह जाएगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान RSRDCC यानी राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष बन गए हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग से जारी आदेश के मुताबिक यूनुस खान को RSRDCC के अध्यक्ष और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। बतौर अध्यक्ष अब मंत्री यूनुस खान पर प्रदेश में सड़कों के विकास निर्माण से जुड़े फैसले लेने की सीधी जिम्मेदारी होगी। मौजूदा बजट के मुताबिक प्रदेश की 200 विधानसभा क्षेत्रों में 15 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के प्रस्तावों को भी हरी झंडी देनी है। वहीं नए राज्य मार्गों और सड़कों के विस्तार की भी अहम जिम्मेदारी चुनावी साल में है। आसाराम के जोधपुर आश्रम में एक साधक की मौत पहेली बनकर रह गई है। आश्रम वाले इसे आत्महत्या बता रहे हैं तो साधक के परिजन बड़ी साजिश। देखिए रिपोर्ट। आसाराम के साधक की कैसे हुई मौत? खुदकुशी या फिर कोई साजिश? क्या आसाराम के गुर्गे ने की हत्या? क्या आसाराम का राजदार था अमित? आसाराम के गुर्गे ने मेरे लड़के को फांसी पर मार के लटका दिया कमरे में। तो आपने सुना अमित के पिता का आसाराम पर एक गंभीर आरोप। यह आरोप तब सामने आया है जब अमित दुनिया से रुखसत हो गया है। दरअसल अमित आसाराम का साधक हुआ करता था। वो जोधपुर में आसाराम के आश्रम में ही रहता था, लेकिन बीती रात अमित अपने कमरे में पंखे पर झूलता मिला। पुलिस को सूचना दी गई, परिजनों को भी बुलाया गया, लेकिन अमित के पिता ने जो आरोप लगाए उससे एक बार फिर नाबालिग से यौन शोषण का आरोपी आसाराम सवालों के घेरे में आ गया है। आसाराम के गुर्गे ने मेरे लड़के को फांसी पर मार के लटका दिया कमरे में। ठीक है, 11 साल से रह रहा था, 11 साल से रह रहा था और इन्होंने उसको ये राज खोल देगा आसाराम के, इसलिए इन्होंने मार दिया है मेरे लड़के को। अमित हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला था, लेकिन ज्यादातर समय वो इसी आश्रम में ही रहता था। हालांकि पुलिस ने खुदकुशी के साथ ही पिता के आरोपों को लेकर भी जांच शुरू कर दी है। कल रात्रि करीब 8 बजे टेलीफोन से सूचना मिली आसाराम बापू आश्रम पाल में युवक ने फांसी लगा ली। मैं मौके पे आया, कमरे के अंदर छत पंखे से गमछा का फंदा बना करके फांसी लगाई थी। यथास्थिति फोटोग्राफी की गई, लाश को उतरवा करके MDMH में रखा गया। बहरहाल आसाराम के आश्रम में किसी साधक की मौत होना नई बात नहीं है। पहले से कई साधकों की मौत अब तक पहेली बनी हुई है, लेकिन ये उम्मीद करनी चाहिए कि पुलिस तह तक पहुंचेगी और जो भी सच होगा सबके सामने आएगा। ललित सिंह, ETV न्यूज, जोधपुर। रुख खबरों का करते हैं। PNB में 11,500 करोड़ रुपए के घोटाला मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी आज भी जारी रही। ईडी ने जयपुर में गीतांजलि और नक्षत्र ज्वेलर्स समूह के कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में ईडी ने बड़े पैमाने पर सोना, डायमंड और बेशकीमती स्टोन जब्त किए हैं। ईडी ने सीतापुरा और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कार्रवाई करते हुए ज्वेलर्स समूह के दस्तावेजों की भी जांच की और फिलहाल कर रही है। चूरू में आनंदपाल एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच जारी है। सीबीआई टीम ने आज एनकाउंटर के काम में लिए गए हथियारों की रिकवरी कर एनकाउंटर में शामिल 10 पुलिसकर्मियों और कमांडो से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए। बता दें कि अब तक सीबीआई ने एनकाउंटर में शामिल 50 से अधिक लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं। शाहपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए की हरियाणा और हिमाचल निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब को जब्त किया।
इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। शाहपुरा पुलिस ने NH 8 पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से अंग्रेजी शराब के ट्रेलर को अपने कब्जे में लिया। यह अवैध शराब पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही थी। कार्रवाई के दौरान ट्रेलर में अवैध शराब से भरे 1248 कार्टन पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। जब्त शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। चूरू के राजलदेसर में कर्ज में डूबे किसान की भाभी की मौत हो गई है। किसान ने बैंक ऑफ बड़ौदा से 12.5 लाख रुपए का कर्ज लिया था। प्रदेश में अपने हक को लेकर किसान सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन बैंक अफसरों के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है। चूरू के राजलदेसर में एक किसान को बैंक अफसरों ने इतना प्रताड़ित कर दिया कि उसकी भाभी की सदमे से मौत हो गई। किसान ने बैंक ऑफ बड़ौदा से 12.5 लाख रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन कर्ज की राशि किसान नहीं लौटा पा रहा था, जिसके बाद बैंक ने किसान के खेत को नीलाम कर दिया। बस इसी सदमे ने महिला की जान ले ली। बैंक स्टाफ और हमारे RI साहब द्वारा की कार्रवाई की गई और संयोग से इनके दूर के रिश्तेदार मिर्गा देवी का रात्रि में निधन हो गया। उस बात को लेके ये लोग इस बात पे थे कि भी हमें कुछ मौका दिया जाना चाहिए ताकि हम ये पैसे जमा करवा दें। तो इन्होंने एक लिखित में प्रार्थना पत्र दिया है कि 19 तारीख को 1.5-2 लाख रुपए जमा कराएंगे, बाकी 6 महीने में पैसे जमा करवा देंगे। इनसे एप्लीकेशन ले ली और हम अधिकारियों से निवेदन करेंगे इनकी प्रार्थना वहां तक पहुंचा दें। बैंक के रवैये को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और कहा कि बैंक प्रशासन ने किसान को कर्ज चुकाने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं दिया। किसान पिछले कई दिनों से तनाव में था। कई घंटों तक चले हंगामे के बाद बैंक प्रशासन ने आश्वासन दिया, जिसके बाद बुजुर्ग महिला को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट, ETV न्यूज। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में मुकुंदगढ़ सालासर मार्ग पर बनाए जाने वाली टोल रोड के लिए भूमि अधिग्रहण का किसानों ने समाधि लेकर सत्याग्रह शुरू कर दिया। सैकड़ों की संख्या में आज किसानों ने बंजारा बस्ती के पास अपनी अपनी जमीन में खड्डे खोदकर उसमें समाधि ली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी वहां मौजूद रहे। किसान नेताओं ने कहा कि किसानों की बिना सहमति और बिना अनुमति के उनकी जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, जो भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार नहीं किया जा रहा। उन्होंने साफ कहा कि वे सरकार की ओर से इस तरीके से किए जा रहे जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा, उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। रोड के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस रोड के लिए जो मुआवजा है, बाजार भाव के 10 गुना मुआवजा दिया जाए, जमीन के बदले जमीन दी जाए, ट्यूबवेल के बदले ट्यूबवेल दिया जाए, मकान के बदले मकान दिया जाए। अगर ये मांगे प्रशासन सरकार जब तक नहीं मांगेगी तो ये हमारा आंदोलन धीरे धीरे एक उग्र आंदोलन होगा। सोमवार को हम इसके लिए एक बड़ी रैली पैदल यात्रा करके ज्ञापन दिया जाएगा और ये हमारा जो समाधि वाला है, ये हमारा जब तक मांग नहीं पूरी होगी तब तक ये जारी रहेगा। और अब बात अलवर जिले काठुआस गांव के सरपंच की। सरपंच का नाम है राजेंद्र यादव और इनका आजकल वीडियो काफी वायरल हो रहा है। दरअसल सरपंच जी एक शादी समारोह में शिरकत करने के लिए गए थे। शादी समारोह में डांसर को डांस करते देख खुद पर काबू नहीं पा पाए और स्टेज पर चढ़ गए। डांसर के साथ जमकर डांस किया। इतना ही नहीं, उन्होंने डांसर के साथ डांस करते करते गंदी हरकत भी कर डाली। सरपंच जी का ये वीडियो इन दिनों काफी चर्चा में है, मगर दूसरी तरफ सरपंच जी भी सफाई दे रहे हैं कि ये विरोधियों की साजिश है। तो ये तो एक सोची समझी साजिश है। मैं इस बारे में दूसरी तरह से एक बात और कहता हूँ कि निजी शादी समारोह है, उसमें नाचना गाना मेरा अधिकार है। मैं किसी लड़की के साथ नहीं नाच रहा, कोई व्यक्तिगत लड़की नहीं है
और समाज की कोई भी लड़की या कोई आदमी या कोई मातृशक्ति इस तरह का विचार अगर मेरे सामने रख दे तो मैं उसको नमन करता हूँ, आए तो सही हो। उदयपुर के बच्चों ने भी पीएम मोदी की परीक्षा की पाठशाला को बड़ी गंभीरता से सुना। पीएम ने बच्चों के सवालों के जवाब भी दिए। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद बच्चों से बातचीत की ईटीवी संवाददाता कपिल श्रीमाली ने। आइए हम भी सुनते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बच्चों की पाठशाला ली और देश भर के स्कूली बच्चों ने भी प्रधानमंत्री को अपने अपने स्कूल में बैठकर सुना। हम इस समय उदयपुर के प्रताप नगर इलाके में मौजूद केंद्रीय विद्यालय में हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी बच्चों ने प्रधानमंत्री मोदी को काफ़ी गंभीरता से सुना है। और अब बच्चों से हम जानेंगे कि उन्होंने इस प्रधानमंत्री के भाषण से, प्रधानमंत्री से जब बच्चों की बातचीत हुई तो इन्होंने क्या सीखा। क्या जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो आपने क्या क्या सुना? बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीच थी, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला एग्ज़ाम को लेकर, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए और बहुत सारे तरीके भी मिले जिससे अपना स्ट्रेस हम कम कर पाते हैं। और यानी बहुत अच्छा प्रोग्राम था। ऐसे प्रोग्राम को और एनकरेज करना चाहिए ताकि स्ट्रेस कम हो पाए। परीक्षा को लेकर बच्चों में एक भय हमेशा से रहता है। इस प्रोग्राम के बाद में आपको क्या लगता है, क्या कम होगा? हाँ, इससे हमें बहुत हेल्प मिली है ताकि हम कंसंट्रेट कर सके पढ़ाई में और हमारी जो हमारी कन्फ्यूजन्स थी वो लेके उन्होंने सॉल्व करी है और हमें बहुत हेल्प मिली है। ऐसी कौन सी कन्फ्यूजन है जो कि आपको थी और वो दूर हो गई? मेरे को ये कन्फ्यूजन थी कि जैसा कि स्ट्रेस होता है, हम स्ट्रेस में आके हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं और उस मोमेंट पे हमें ये पता नहीं चलता हम क्या करें। तो मोदी जी ने वो चीज़ भी क्लियर कर दी कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना चाहिए और डी फोकस, अपने दिमाग को पहले खाली करो और फिर उसके अंदर न्यू चीज़ स्टोर करो तो आप वो एनालाइज कर सकते। बिल्कुल, देखिए तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कि प्रधानमंत्री के पूरे भाषण को सुना और काफ़ी गंभीरता से पूरे स्कूल के सभी बच्चों ने प्रधानमंत्री ने जब अपनी स्पीच दी तो उसको सुना और ये कोशिश की कि उनके मन में जो सवाल हैं परीक्षा को लेकर जो भय है वो दूर किया जा सके। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, ईटीवी न्यूज़, उदयपुर।